प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से लगभग एक प्रश्न परीक्षा में आता ही है और दिल्ली पुलिस के लिए तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, सभी चीजों को समझेंगे और लास्ट में 5 प्रश्न आपके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है जी। नए आंकड़े भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। देखो, राष्ट्रीय आय होती क्या है? हमारे देश के निवासियों की जो आय है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं, तो देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को हमारे देश के लोग, ठीक है, वही राष्ट्रीय आय जो हमारे देश के नागरिक हैं। ठीक है जी। पहली बार गणना राष्ट्रीय आय की फर्स्ट कैलकुलेशन दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1867-68 में। इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने बताया था, ठीक है ना, इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, कैसे ब्रिटिशर हमारा पैसा अपने देश ले जा रहे हैं। ठीक है। इस समय प्रति व्यक्ति आय होती है कि एवरेज एक व्यक्ति कितना कमाता है। तो जब दादा भाई नौरोजी ने मापी तो 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय निकलकर इस समय आई थी, 20 रुपए पर पर्सन। वैज्ञानिक गणना साइंटिफिक मेथड से पहली बार राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक तरीके से 1931-32 में VKRV राव नाम के एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मापा। उस समय प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए हो गई थी। ठीक है जी। चलो आगे बात करें। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कमेटी भी बनाई गई, जो कमेटी बनी थी 1949 में। ठीक है भाई। इसमें प्यारे बच्चों टोटल 3 लोग थे। एक चेयरमैन साहब थे जो हमारे सांख्यिकी के मतलब स्टैटिस्टिक्स के जनक कहे जाते हैं, PC महलनोबिस, जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया। बाकी 2 लोग और थे, DR गॉडगिल और VKRV राव। तो ये 2 लोग भी इसमें बेटा और शामिल थे। PC महलनोबिस के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अब एक चीज समझो, वित्तीय वर्ष क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, एक साल का समय जिसमें हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होता है। अब देखो, 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं, एक तो वो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मध्यवर्ती। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि किसी वस्तु का अगर यूज किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में हो रहा है तो वो अंतिम वस्तु है। फाइनल गुड्स कैसी होती हैं? जो बाजार में बिक्री के लिए अवेलेबल है। अब मान लो गेहूं है, अगर गेहूं डायरेक्ट आटे के रूप में मार्केट में बिक रहा है तो वो फाइनल गुड हो गई। लेकिन गेहूं के यदि ब्रेड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेड बनाने में, और फिर ब्रेड बिक रहा है, तो फाइनल वस्तु जो होगी वो ब्रेड होगी, ना कि गेहूं। गेहूं ब्रेड बनाने में इंटरमीडिएट हो जाती है। बातें समझ में आई? ऐसा क्यों कहते हैं कि जब भी नेशनल इनकम या जीडीपी निकालते हैं तो हम फाइनल गुड्स को लेते हैं, क्योंकि इससे यह बच जाता है कि अब मान लो यहां पर अगर गेहूं को भी ले लें फिर ब्रेड को ले लें तो एक ही चीज की 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। इससे बचने के लिए फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है नेशनल इनकम में। अब उत्पादन क्या होता है बेटा? उत्पादन 2 तरीके का होता है। उत्पादन किन चीजों का होता है? या तो किसी वस्तु का होगा या फिर किसी सेवा का। सेवा बोले तो सर्विस। ठीक है जी। घरेलू उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, हमारे देश के बॉर्डर के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो हमारे देश की कंपनी कर रही है या फिर कोई विदेशी कंपनी कर रही है, मतलब हमारे देश के लोग या विदेश के लोग देश के अंदर, तो वो घरेलू उत्पादन कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल उत्पादन कैसा होता है कि देश की सीमा के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन इंडियंस कर रहे हो। मान लो इंडियंस चाहे प्यारे बच्चों जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर कहीं भी उत्पादन कर रहे हैं तो केवल भारतीयों का काउंट किया जाएगा। भारतीय कंपनी, भारतीय लोग, उनके द्वारा किया गया उत्पादन नेशनल है। इसमें भारतीय विदेशी देश की सीमा में होना चाहिए, यह अंतर है। जी सर। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखो, राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए हमें कई सारी चीजों को जानना होता है। जैसे जीडीपी के बारे में आपने सुना होगा, तो जीडीपी का पूरा नाम पूछ लेता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो एक देश की सीमा में एक साल में कितना सामान बना, कितने रुपए का, प्यारे बच्चों उसे ही क्या कहा जाता है? जीडीपी कहते हैं। कई बार कहते हैं जीडीपी गिर गई। जीडीपी गिर गई का मतलब होता है उत्पादन कम हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश के अंदर मान लो कि एक साल के अंदर 10 कार बनी, एक कार की कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है भाई। और 10 कार बनी तो हमारी जीडीपी 1 करोड़ रुपए हो गई।
तो ये तिमाही भी काउंट की जाती है, क्वार्टरली, एनुअली भी काउंट की जाती है जीडीपी। तो एक देश ने एक साल में कितना पैसे में कितने रुपए का सामान बनाया, सिंपल सी बात, वो जीडीपी है। जीडीपी से हमें क्या पता चलता है कि कौन देश ज्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक है भाई, ये उत्पादन की क्षमता को बताता है। किसी देश की जीडीपी कम है, कम मतलब गिरी है, इसका मतलब है कि उसका उत्पादन गिरा है। उत्पादन कम होगा तो लोगों को नौकरी कम मिलेगी, रोजगार कम, बेरोजगारी ज्यादा। जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है सीधा सा कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, सामान ज्यादा बना है, ज्यादा बनेगा तो रोजगार ज्यादा लोगों को मिलेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी होता है कंजम्पशन, कितनी खपत हुई, कितना प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट पर कितना पैसा खर्च हुआ, गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया, कितने का एक्सपोर्ट हुआ, और माइनस कर देंगे कितने का इंपोर्ट हुआ। तो ये कभी कभी आता है, जनरली नहीं आता है एग्जाम में। बाकी जीडीपी क्या है आप समझ गए होंगे, किसी देश में कितना उत्पादन हो रहा है। अब जीडीपी के प्रकार, जीडीपी एक होती है नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी। जब जीडीपी की कैलकुलेशन करंट रेट पर हो, मान लो पहले राइटोमीटर पेन 10 रुपए का आता था, आज वो राइटोमीटर पेन बेटा 20 का है। तो अगर आज के हिसाब से करें, मान लो पहले 10 पेन बनते थे प्यारे बच्चों, उस समय 10 रुपए का था पेन, तो उस समय जीडीपी कितनी होती थी, 100 रुपए। ठीक है, राइटोमीटर पेन की। आज राइटोमीटर पेन मान लो 20 रुपए का हो गया है, और प्यारे बच्चों पेन 10 ही बन रहे हैं, 10 पेन बन रहे हैं, रुपए 20 हो गए, पेन की कीमत बढ़ गई है, तो अब जीडीपी 200 रुपए है। अब ये यहां से क्या पता चल रहा है कि भाई पेन पहले भी 10 बन रहे थे, अब भी 10 बन रहे हैं, लेकिन केवल प्राइस बढ़े हैं। तो ऐसी जीडीपी जो केवल जिसमें महंगाई शामिल हो, उत्पादन ना बढ़े, केवल महंगाई रेट बढ़ने से दिखाई दे रही है कि 200 रुपए हो गई है, ऐसी झूठी जीडीपी है, निकम्मी जीडीपी है। तो मतलब जब जीडीपी की गणना करंट रेट पर की जाती है, वर्तमान मूल्य पर की जाती है, करंट प्राइसेस पर, तो उसे नॉमिनल जीडीपी। और जिस जीडीपी की गणना पुराने रेट पर की जाती है, आधार वर्ष मान के, बेस ईयर, पुराने रेट मानकर, जैसे अब तक हम बेस ईयर मानते थे 2011-12 को, लेकिन सरकार ने न्यू बेस ईयर, अब जो आगे जीडीपी कैलकुलेट होगी प्यारे बच्चों, रियल जीडीपी, वो 2022-23 के आधार पर कैलकुलेट होगी। ये नया बेस ईयर माना गया है, लेकिन ये 2026 से लागू होगा। कब से लागू होगा, 2026 से लागू होने वाला है। अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं जिन्होंने जीडीपी कितनी बढ़ सकती है इसका आंकड़ा दिया। जैसे आईएमएफ के अनुसार 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 2025-26 में 6.8% रहने का अनुमान था, लेकिन अभी हाल ही में इसे बढ़ाकर 7.3% कर दिया है आरबीआई ने। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अनुसार 6.5% बढ़ने का अनुमान है। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 का, जो बजट से एक दिन पहले आता है, इसने बताया है कि वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8 के बीच रह सकती है। तो ये डेटा कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इंपोर्टेंट वाला मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आगे बात करें, एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बताता है, जीडीपी पर कितनी महंगाई बढ़ी। जैसे राइटोमीटर पेन का प्राइस बढ़ गया था प्यारे बच्चों, 2010 के आसपास 10 रुपए का था, 20 रुपए का है, तो मतलब इतना रेट बढ़ा है। तो ये बताता है, परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला है। तो यह मुद्रास्फीति पर महंगाई को मापने का एक टूल होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल मतलब नाम मात्र की, वर्तमान रेट पर, बटे रियल जीडीपी। मान लो नॉमिनल 120 है, रियल 100 है, इनटू 100। तो जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला है, उसी प्रकार से ये कितनी महंगाई बढ़ी, जीडीपी पर कितनी महंगाई बढ़ी, उस चीज को बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। एनडीपी क्या होता है, तो देखो जीडीपी के बाद हम एनडीपी की तरफ जाते हैं। एनडीपी को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो डोमेस्टिक का मतलब देश की सीमा में, घर के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर। उत्पादन, उत्पादन कैसा, फाइनल उत्पादन, जो चीज बाजार में बिक रही है, वस्तु सेवा। नेट का मतलब होता है बेटा शुद्ध, ठीक है, शुद्ध, या इसे निवल भी कहा जाता है। तो इसे शुद्ध घरेलू उत्पादन कहा या उत्पाद कहा जाता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, शुद्ध या निवल बोल सकते हैं। इसमें क्या है, जब भी कोई सामान आप लेते हैं, मान लो मैंने फोन लिया, ये
फोन की कीमत उस समय 30-40 हजार थी, मैंने यूज कर लिया 1 साल, इसकी कीमत 10-15 हजार रुपए घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि जितनी भी आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, मशीन है, ट्रैक्टर है, कोई भी, उनकी कीमत में हर साल कमी आती है, डेप्रीशिएशन आता है, घिसावट आती है। तो घिसावट को घटा दो जीडीपी में से, तो तब एनडीपी निकल के आता है। तो जब उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों की घिसावट को हटा दिया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट, मूल्य ह्रास बोलते हैं इसे, डेप्रीशिएशन। फिर आता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस मतलब जीडीपी वाला वही, सकल, सकल का मतलब होता है कुल मनी वैल्यू, पैसे में कीमत। प्रोडक्ट का मतलब वस्तु और सेवाएं जो देश में बनी। नेशनल का मतलब होता है यहां फॉरेन इनकम, विदेशी आय से। तो भैया विदेशी आय को जोड़ा जाएगा जीडीपी में, तो विदेशी आय हमेशा जोड़ी जाती है। और प्यारे बच्चों, डेप्रीशिएशन जो है वो हमेशा घटाया, क्योंकि मूल्य हमेशा कमी होता है पूंजीगत वस्तुओं का। ये कह रहा है इसमें एक देश के नागरिकों की आय शामिल होती है, चाहे वो देश में हो या विदेश में, क्योंकि इसमें फॉरेन इनकम को शामिल कर देते हैं। जो विदेशी लोग भारत में कमा रहे हैं उनकी घटा देंगे, और जो विदेश से भारत आ रही है उसे जोड़ लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस, प्यारे बच्चों ये है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, मतलब विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। इसे शॉर्ट में नेट फॉरेन इनकम बोल देते हैं, फॉरेन इनकम। मान लो ऐसा है प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला ये बन जाता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? एक्स वो भारतीय जो भारत के बाहर उत्पादन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, भारत ला रहे हैं, तो उन्हें जोड़ देंगे। और जो भारत से, विदेश के लोग भी तो रहते हैं जो भारत में कमाते हैं, अपने देश ले जाते हैं, उन्हें घटा देंगे। तो एक्स होता है भारतीयों द्वारा विदेश से प्राप्त आय, और एम होता है बेटा विदेशियों द्वारा भारत से प्राप्त आय, इनकम। ठीक है जी, तो ये बात आपको थोड़ी सी क्या रखनी होगी, याद, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर आता है एनएनपी। एनएनपी को कहा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं बेटा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब निवल, शुद्ध या निवल एक ही बात है। शुद्ध चीज कब होती है? जब घिसावट हट जाए। तो प्यारे बच्चों, ये किसी देश की शुद्ध आय होती है, शुद्ध आय। एनएनपी कैसे निकालते हैं? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। मैंने बताया ना, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दो। या आप ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एक और फॉर्मूला इसका ऐसे बन जाता है। देखो, नेशनल शब्द जब भी आएगा ना, नेशनल शब्द का मतलब ही फॉरेन इनकम होता है। डेप्रीशिएशन मतलब डी। आप जीडीपी से भी निकाल सकते हो इसे, जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है भाई, तो यहां सीधी सी बात ये, नेट का मतलब शुद्ध। शुद्ध कब होगी चीज? जब घिसावट घटेगी। राष्ट्रीय में विदेशी आय को जोड़ दो, तो जीडीपी में विदेशी आय जोड़कर और घिसावट को घटाकर हम एनएनपी प्राप्त कर सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी। राष्ट्रीय आय का मापन लागत मूल्य पर होता है, और एक प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है भाई, तो वो थोड़ा समझते हैं कि राष्ट्रीय आय को दो तरीके से, देखो एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसे दो तरीके से मापते हैं। एनएनपी ऑन एमपी, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर, तो इसमें टैक्स शामिल होते हैं। और एक होता है एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री के मूल्य पर, फैक्ट्री में जब कोई चीज बनकर तैयार हुई, इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, यही राष्ट्रीय आय है। यह वास्तविक उत्पादन लागत है, कितनी उत्पादन करने में लागत लगी। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय वो है जो फैक्ट्री के मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं होते। तो मार्केट प्राइस में कोई चीज फैक्ट्री से मार्केट तक जाती है, तो उसमें प्यारे बच्चों सरकार द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, और सरकार कुछ सब्सिडी देती है रेट कम करने के लिए, जिससे कि गरीब लोग खरीद पाएं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री के मूल्य पे एनएनपी निकालनी है, तो बाजार वाले मूल्य में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो, और इसमें सब्सिडी को प्यारे बच्चों ऐड कर दो। तो सब्सिडी को ऐड किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स को प्यारे बच्चों इसमें से डिडक्ट किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है जी। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। इसे देश के लोगों की एवरेज इनकम भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है बेटा नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो देश की कुल इनकम में कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या मिल जाती है? प्रति व्यक्ति आय।
पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने का यह फॉर्मूला होता है। राष्ट्रीय आय प्यारे बच्चों, क्या क्या चीजें राष्ट्रीय आय में ऐसी हैं जो शामिल नहीं करते जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं? तो प्यारे बच्चों, मध्यवर्ती वस्तु, मैंने बताया था ना, फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते। इससे डबल कैलकुलेशन हो सकती है। इससे बचने के लिए हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, जैसे पेंशन, सरकार जो पैसा देती है, वजीफा, दान, ठीक है ना भाई, स्कॉलरशिप, क्योंकि इनके बदले कोई उत्पादन नहीं हुआ, ये वन साइडेड होते हैं, सरकार ने दिया है, ठीक है। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, भत्ता, कुछ भी चीज। अप्रत्याशित लाभ, यानी कि बच्चों, यानी कि जिसका आइडिया नहीं है कि कितना लाभ है, अप्रत्याशित है मतलब, और यहां भी कोई उत्पादन नहीं हुआ, जैसे लॉटरी लग गई किसी की, सट्टे, जुआ या गैम्बलिंग, गेम जो खेलते हो आप, वो सब पैसा काउंट नहीं होता। पुरानी वस्तुओं की बिक्री, अगर रीसेल कर रहे हैं सेकंड हैंड चीजों को, तो वो भी शामिल नहीं होता है। घर में काम करने वाली डोमेस्टिक सर्विस में जो महिलाएं हैं, जैसे आपकी मम्मी या आपकी पत्नी, कुछ भी हो सकता है, वो तो गृहिणियों की, जिसका मौद्रिक भुगतान नहीं होता है, तो उसे भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता, हाउसवाइफ वगैरह को। यहां कह रहे हैं मापने के तरीके, तो राष्ट्रीय आय को मापने के 3 मेथड होते हैं जनरली। एक आय विधि, लोगों को कितना पैसा मिला है, तो सभी की आय जोड़कर, इनकम जोड़कर मापा जा सकता है। दूसरा होता है व्यय विधि, लोगों ने कितना, कुल खर्च कितना किया पैसा, एक ये मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा होता है उत्पाद विधि, उत्पाद कितना उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है भाई। इसे मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है भाई। कई बार इसे जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहा जाता है, कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उद्योगों ने कितना उत्पादन किया। 3 तरीके। प्यारे बच्चों, गणना करने वाली संस्थान कौन सी है? तो हमारे यहां पहले सीएसओ करता था। सीएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, एमओएसपीआई के अधीन आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये 1951 में बना था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था। पहले यही हमारी जीडीपी राष्ट्रीय आय निकालता था। और एनएसएसओ जो था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये अलग अलग प्रकार के डेटा कलेक्ट करता था, ठीक है जी। वर्तमान स्थिति क्या है? 23 मई 2019 से सीएसओ, ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। अब वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। देखो एक बार देखते हैं, ये कह रहा है जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो फिर क्या प्राप्त होता है? तो जीडीपी तो देश की टोटल इनकम है, आप जानते हैं, मतलब कितना उत्पादन हुआ डोमेस्टिक। जीडीपी के बाद एनडीपी, तो मैंने बताया था एनडीपी निकालने के लिए नेट मतलब डेप्रीशिएशन को घटाएंगे, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अब लेकिन बात आती है एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी कैसे निकालते हैं? जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन, तो फिर निकल के आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहां पर होगा एनएनपी राइट आंसर, ठीक है जी। 1949 में स्थापित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डीआर गॉडगिल, वीकेआरवी राव, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस थे, और बाकी इसमें 2 सदस्य थे, डीआर गॉडगिल और वीकेआरवी राव। इसे आप बताएंगे वास्तविक जीडीपी। मैंने बताया था एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। रियल कैसे निकालते हैं? करंट प्राइजेस पर, इंटरनेशनल प्राइस, फ्यूचर प्राइस, बेस ईयर मान के बताएं। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, ठीक है भाई, इसका सही सूत्र क्या है? तो ये मैं बताना भूल गया हूं, इसे मैं अभी बता दूंगा 1 सेकंड में, ठीक है जी। और एक लास्ट आपका नवीनतम आरबीआई का डेटा जो दिसंबर 2025 में आया है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर हमारी क्या रहेगी, इसे आप और बताएंगे, ठीक है भाई। साथ के साथ यहां प्यारे बच्चों एक चीज और, थोड़ा ही रटने की चीज है, बस इसे रट लीजिएगा। एक होती है पर्सनल इनकम, पीआई, वह आय जो परिवारों को वास्तव में प्राप्त होती है टैक्स काटने से पहले, मतलब टैक्स नहीं कटा है, तुम्हें मिली जो सैलरी जो मिली, ठीक है, वो तुम्हारी क्या है? व्यक्तिगत आय है, पर्सनल इनकम है। इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, ठीक है भाई। इसमें प्यारे बच्चों प्रॉफिट को घटाकर और साथ के साथ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को घटाकर ट्रांसफर पेमेंट को जोड़कर ये प्राप्त की जाती है। ये फॉर्मूला याद करना होता है। तो राष्ट्रीय आय में से निगम कर घटा दिया गया, अवितरित लाभ, ठीक है भाई, सामाजिक सुरक्षा अंशदान और हस्तांतरण भुगतान को जोड़ा जाता है,
तो ये निकल कर आती है फिर जैसे जो वास्तव में परिवारों को प्राप्त हो रही है इनकम। लेकिन एक होती है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है भाई, डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई, वह आय जो व्यक्तियों को अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं टैक्स चुकाने के बाद। तो जो आपने सैलरी ली, आपकी कुल इनकम वो तो ये है पर्सनल इनकम, लेकिन आप जो खर्च कर सकते हैं सरकार को टैक्स देने के बाद, तो ये कैसे निकाली जाती है? तो पीडीआई बराबर प्यारे बच्चों पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स वगैरह आप सरकार को पे करते हैं, तो आपकी जो पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्स को घटा दिया जाए, तो प्यारे बच्चों आपकी पीडीआई, ठीक है जी, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय, पीडीआई की गणना का सूत्र क्या है? तो इसमें प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। तो पर्सनल इनकम में से इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो खुद देते हैं आप, ठीक है भाई। तो ये वाला मामला होता है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।